आज का विषय है सोशल मीडिया में, विशेषकर यूट्यूब और ओटीटी चैनल्स में बढ़ता हुआ सेक्सुअल एंड अब्यूजिव कंटेंट। ये एक बड़ा ही गंभीर विषय है और भारत में अब हम ऐसे वीडियोस, ऐसे यूट्यूब चैनल्स, ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस के शोज़ देख रहे हैं कि उनका कंटेंट एक सभ्य परिवार नहीं देख सकता। तो इससे जुड़े हुए बहुत से प्रश्न हैं, जैसे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ज़रूरत आन पड़ी है इस देश के नवयुवकों को कि वो सस्ती पब्लिसिटी के लिए और सस्ती कामयाबी के लिए इतने नीचे स्तर पर गिर जाए। भारत देश में अभी भी हमारे पास हमारे नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य बचे हुए हैं और समाज का एक बड़ा वर्ग उनको फॉलो कर रहा है और सर उठा के जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मैटर के जगत का भी एक बड़ा एक्सप्लोजन हो चुका है। मटीरियल सक्सेस, किसी भी कीमत पे पाने की इच्छा, मटीरियल जगत में अपने आप को कामयाब देखने की प्रबल चाहत, ये यंगस्टर्स में ही नहीं, मैच्योर और एडल्ट लोगों में भी ये इच्छा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी वजह से जो हो रहा है हम देख रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने और सोशल मीडिया ने एक क्रांति ला दी है। ये एक ऐसा स्थान बन गया है जहाँ कोई भी घर बैठे और कम पैसों में भी बहुत कुछ कर सकता है, अपने विचारों को अभिव्यक्ति दे सकता है। और अगर आपके पास विचार इतने घृणास्पद हैं, इतने कामुक हैं और इतने आप सप्रेस्ड हैं, तो भी आपकी बात सुनी जा सकती है। ये एक विचित्र सी स्थिति पैदा हो गई है। तो इससे हम सब जूझ रहे हैं और पहले ये समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है। साइकोलॉजिकली अगर हम गाली गलौज और सेक्सुअल कंटेंट की बात करें तो ये हमारे जो पशु वृत्तियाँ हैं, सेक्स एंड वायलेंस, ये उससे कनेक्टेड है। और ह्यूमन नेचर में सेक्स एंड वायलेंस का स्थान तो हमेशा से था, तो कभी ज़्यादा कभी कम ऐसा होता रहा है। और इंडिविजुअल लेवल पे, फिर कलेक्टिव लेवल पे हम इसके साथ क्या करते हैं, हम इसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे चैनलाइज करते हैं, यही हमारी प्रगति और सिविलाइज्ड होने के लक्षण हैं। तो अभी के समाज में, अगर हम भारत के समाज की बात करें, पिछले 30-35 वर्षों में ऐसा हुआ है कि किसी भी कीमत पर कामयाब होना अधिक से अधिक युवाओं की रिक्वायरमेंट बन गई है। मामूली नौकरी से कोई खुश नहीं है और साधारण जीवन कोई चाहता नहीं है। भोग का जीवन और एफ्लुएंट लाइफ और मटीरियल जगत में खुशी मिले, मटीरियल सुविधाएं अधिक से अधिक मिले हमें, इस दृष्टि से एक जीवन शैली बनती जा रही है। अब ऐसे में युवाओं को दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि युवा वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो किसी भी बडिंग आइडिया को एक्सेप्ट कर लेता है। किसी भी तरह के आइडियोलॉजी को अगर वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में प्रोपेगेट हो रही है, वो उसको स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। ये 14-15 साल की उम्र से लेकर 30-35 वर्ष की आयु के जितने भी लड़के लड़कियां हैं, वो वल्नरेबल स्टेज में होते हैं। अगर इसी उम्र में उन्हें आध्यात्मिक चिंतन के प्रति उनका डायरेक्शन कर दिया जाए तो वो उसी तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का डायरेक्शन होना चाहिए। मेन स्ट्रीम सोसाइटी मटीरियल जगत से खेल रही हो और इनको हम आध्यात्मिक जगत की तरफ ले जाएं, ये वर्क नहीं करेगा। तो मेन स्ट्रीम सोसाइटी ही अब भारत में मटीरियल वर्ल्ड से पूरी तरह से अभिभूत होती जा रही है। ये अच्छा है, गलत है, सही है, बुरा है, ये कहना ये कह नहीं सकते ठीक से, लेकिन ये हो रहा है। इवन आज भी 50 प्लस के लोग, 60 प्लस, 70 प्लस के लोग, 80 प्लस के लोग इसी दिशा में अग्रसर है।
और मटेरियल हैप्पीनेस कैसे पाएं, कंफर्ट जोन में कैसे आएं, धन कैसे अधिक से अधिक कमाएं, नेम एंड फेम कैसे कमाएं, इस दिशा में ही हर तरह का चिंतन चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, समाज को गाइड करने वाले प्रीस्ट्स, समाज को गाइड करने वाले सन्यासी लोग, आध्यात्मिक गुरु, समाज गुरु, वो सभी धन के हाथों बिक चुके हैं। ये दुर्भाग्य है। किसी भी समाज के अगर समाज गुरु धन द्वारा खरीदे गए हों तो फिर वो धन की ही चाकरी करेंगे, फिर वो वही गीत गाएंगे जो उन्हें बनाने वाले उनसे गवाना चाहते हो। तो यहाँ ये भी समझने लायक बात ये है कि समाज को चला कौन रहा है। तो सिंपल लैंग्वेज में और साधारण दृष्टि से देखा जाए, अमीर लोग समाज को चला रहे हैं। अमीर लोगों ने पूरी तरह से समाज को अपने कंट्रोल में ले लिया है। यहाँ तक कि सरकार भी अब अमीर लोगों के ही कंट्रोल में है। अमीरों का ग्रुप जब चाहे वो किसी भी सरकार को हटा सकता है, जब चाहे बना सकता है, क्योंकि सब कुछ धन केंद्रित है और धन से नियंत्रित है। तो जहाँ ज़्यादा धन पंप होगा वहीं पर रिजल्ट वैसे आएंगे जैसे धनवान लोग चाहते हैं। तो इसे हम और थोड़ा सा डीपली अगर अंडरस्टैंड करें, एनालाइज करें, तो ये चतुर्वर्ण से कनेक्टेड है मौलिक बात। ये जो 4 वर्ण की चर्चा भारत के संस्कृति में रही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस युग में वैश्य चिंतन, वैश्य धारा, वैश्य भाव प्रिडोमिनेंट हो गया है। क्षत्रिय और ब्राह्मण पीछे हो गए हैं, पीछे चले गए हैं। तो आदर्श, विशेषकर नैतिक और आध्यात्मिक आदर्श, ये ब्राह्मण के साथ ही चलता आया है। वहाँ पतन हुआ तो वैश्यों ने टेक ओवर कर लिया सोसाइटी को। साइंस के साथ वैश्य माइंड का एक कॉम्बिनेशन बना और समाज एक नया रूप लेता गया है पिछले 300-400 सालों से, जिसका परिणाम आज हमारे सामने ये है कि जिसके पास धन नहीं है वो नाकामयाब गिना जाता है। कौन बनेगा करोड़पति, हु विल बी द मिलियनेयर, इस तरह का थॉट वेव, हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, इस तरह के सेल्फ हेल्प की बुक्स चारों तरफ बिकती हैं और लोग इस तरफ आकर्षित होते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जल्द से जल्द और कम टाइम में ही पैसे वाले बनना चाहते हैं। तो उसमें हमारे सामने ये सोशल मीडिया भी एक वैसा ही एरिया है, स्पोर्ट्स भी एक वैसा ही एरिया था जब स्पोर्ट्स शुरू हुआ था। घुड़सवारी हो और सट्टाबाजी हो, स्टॉक्स एंड शेयर हो, ये ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जो ललचाते हैं यंगस्टर्स को कि आप जल्द से जल्द अमीर बने और आप जल्द से जल्द अमीर बन सकते हैं। यूट्यूब में इस तरह की बात देखी गई है। आजकल कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो करोड़पति बन चुके हैं और उनका प्रचार भी बहुत अच्छे से होता है। सिर्फ भारत में ही नहीं, बाहर के भी कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है। तो ये एक प्रकार से मोटिवेट करता है लाखों दूसरे लोगों को कि वो भी वैसा करें। फिर जब उनके यूट्यूब चैनल नहीं चलते तो वो मजबूर होते हैं सोचने के लिए कि अपने यूट्यूब चैनल को कैसे चलाया जाए। तो फिर ये चीप टैक्टिक्स का उपयोग किया जाता है कि गाली गलौज दो, थोड़ी गंदी बातें करो, थोड़ी ऑब्सीन लैंग्वेज का जिक्र करो, इस तरह से अपने चैनल में कंटेंट डालो कि लोग मजबूर हों देखने के लिए। क्योंकि वहाँ पर आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो किस तरह से अट्रैक्ट हो, इस पर मार्केटिंग करने वाले चिंतन करते हैं। तो जब मामला इस पर आता है तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, सेक्स एंड वायलेंस, ये जो पाशविक वृत्तियाँ मनुष्य के भीतर हैं और ये हमेशा थी, हैं और हमेशा रहेंगी, लेकिन ये यंगस्टर्स के साथ ज़्यादा होती है। यंग आदमी ज़्यादा सेक्स सेंटर से काम करता है, यंग आदमी ज़्यादा अपने वायलेंस के साथ काम करता है। जल्दी गुस्सा आना, जल्दी कामुक हो जाना, ये युवा वर्ग की कुछ निशानियां हैं। तो यूथ हमेशा आकर्षित होगा। आप देखिए, पहले भी कुछ किताबें ऐसी आई, कुछ साहित्य ऐसा आया, कुछ फिल्में ऐसी बनी, कुछ पॉर्न फिल्में ऐसी बनी, कुछ ऐसे संगीत इजाद हुए, कुछ ऐसे गीत बने जिन्होंने इस तरह की भावना को एनकरेज किया।
उसके अलावा हम अगर अपने भी यंग डेज की बात करें, तब भी कॉलेज में और सीनियर स्कूल के लोग गाली गलौज तो करते ही थे, लेकिन घर आके अपने गाली गलौज और दूसरी बदतमीजियों को हम छिपा लेते थे या दबा देते थे। ये हमारी जनरेशन के साथ हुआ, लेकिन हमारे बाद की जनरेशन थोड़ी ओपन अप हो गई और नई जनरेशन पूरी तरह से ओपन अप है। सेक्स के बारे में खुलापन जितना बढ़ता जा रहा है, विशेषकर साहित्य, ड्रामा, टेलीविज़न और फिल्मों की वजह से, वो वैसे भी एक बड़ी समस्या बन गया है। सेक्स के मामले में सप्रेशन ये भी ठीक नहीं है, लेकिन सेक्स के मामले में इतना खुलापन ये भी ठीक नहीं है। खुलेआम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की चर्चा करना, शादीशुदा आदमी हो, शादीशुदा औरत हो, फिर भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातचीत होना, या दूसरे ऑपोजिट सेक्स को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाना, ये एक नॉर्मल कल्चर का हिस्सा बन गया है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अगेन ये नुकसानदेह है, घातक है। एक बैलेंस की आवश्यकता है। सेक्स और वायलेंस दोनों ही, सप्रेशन भी ठीक नहीं है और ओवर एक्सप्रेशन भी ठीक नहीं है। वन हैज़ टू फाइंड अ बैलेंस। इंडिविजुअली तो बहुत लोग ऐसा करते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन सामूहिक जगत में क्या करें? प्रश्न यहाँ पे तभी जटिल हो जाता है जब सामूहिक जगत में आप एक प्रकार की आइडियोलॉजी या एक प्रकार के चिंतन को लाने का प्रयास करें, जो बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हर स्टेट का कल्चर अलग है, हर स्टेट के अपने नॉर्म्स हैं, हर कंट्री के अपने नॉर्म्स हैं, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है जब हम इस पर कोई एक प्रकार की आइडियोलॉजी को लाने की कोशिश करें। अमेरिका तो ज़रूरत से ज़्यादा ही खुल चुका है, यूरोप भी एक खुला देश है, खुला कॉन्टिनेंट है, वहाँ के लोग भी ज़रूरत से ज़्यादा आम जीवन में भी सेक्स और वायलेंस को लेके बहुत ओपन है। भारत नहीं था, लेकिन अब भारत भी उन्हीं के फुटस्टेप्स पर चल रहा है। यंगस्टर्स तो चल ही रहे हैं। हमारे देश में फिल्मों में गाली गलौज का चलन था नहीं, वो भी शुरू हो गया। अब हमारे देश में टीवी शोज़ या साहित्य में इतनी गंदगी थी नहीं, लेकिन अब ओटीटी प्लेटफॉर्म ने जो फ्रीडम दी है, उससे कई मेकर्स ने, कई टेलीविज़न कंटेंट क्रिएटर्स ने गाली गलौज को ज़बरदस्ती डालने की कोशिश करते हुए अपने प्रोग्राम्स बनाने शुरू किए हैं, जिसका परिणाम कोई बहुत अच्छा है नहीं। अभी भी भारत में मेरी नज़र में 60 to 70% फैमिलीज़ बहुत वेल एजुकेटेड हैं, वेल कल्चर्ड हैं, और गंदे प्रोग्राम्स आप अपने परिवार के साथ बैठकर, बीवी, बच्ची, बहू के साथ बैठकर ऐसे प्रोग्राम्स देख नहीं सकते। तो उपाय क्या है? उपाय यही है कि एक नए आदर्श की आवश्यकता बहुत सीरियसली चारों तरफ से महसूस हो रही है। ये आदर्श पुराना चिंतन को दिमाग में रखते हुए, वर्तमान की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की तरफ ले जाने वाले एक नई दुनिया के बारे में अगर बात कह पाए, तो वही आइडियल आइडियोलॉजी होगी। देखिए, भारत का पुराना चिंतन थोड़ा सा संसार के अगेंस्ट रहा है। भारत का जो आध्यात्मिक चिंतन है, भारत की जो धार्मिक विचारधारा रही है, वो काफ़ी समय तक अगेंस्ट द वर्ल्डली हैप्पीनेस, मटीरियल हैप्पीनेस रही है। लेकिन अब हम इस पर अगर गौर करें कि नया चिंतन, नई आइडियोलॉजी कैसी हो, तो हमें ज़ोरबा द बुद्ध, इस तरह के आइडिया को एक्सेप्ट करना होगा। ज़ोरबा द बुद्ध का मतलब है, ज़ोरबा जो कि मटीरियल वर्ल्ड का अचीवर है और बुद्ध जो इनर वर्ल्ड का अचीवर है। तो मटीरियल वर्ल्ड के साथ साथ हमें इनर वर्ल्ड या इनवर्ड जर्नी को भी अपने जीवन का एक आदर्श बनाना होगा, तभी हम बैलेंस के साथ चलेंगे। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सब्जेक्टिव अप्रोच विथ ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। अप्रोच हमारा सब्जेक्टिव अंतरयात्रा, लेकिन जो हमारा बाहर का संसार है,
जो आँख से दिखने वाला ये मैटर का जगत है, यहाँ भी हमारी एडजस्टमेंट बराबर हो, यहाँ हम मैल एडजस्टमेंट के साथ न चलें। तो देश काल पात्र के साथ हमें तालमेल मिलाते हुए चलना होगा, तभी एक आदर्श जीवन जिया जा सकता है। बहुत पहले जो चतुराश्रम का कॉन्सेप्ट था इंडिया के कल्चर में, वो अब वैसा अप्लाई हो नहीं पाएगा। उसमें काफ़ी कुछ बदलाव की ज़रूरत है, और बदलाव हम इस तरह से कर सकते हैं। यंग डेज़ में आप ज़्यादा मटीरियल जगत को अटेन करते हुए, उसकी सक्सेस को अटेन करते हुए चलें, और धीरे धीरे जैसे आप मैच्योर हो रहे हैं तो मटीरियल जगत की जो दौड़ है वो धीरे धीरे कम हो, और अंतर जगत की ओर चलने का राह चुनते चलें, और धीरे धीरे उसमें ज़्यादा आगे बढ़ते रहें। यही आदर्श जीवन होना चाहिए। लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से तो अभी भी संभव है, बहुत लोग कर ही रहे हैं। मेरी चिंता अभी भी सामूहिक जगत की है। सामूहिक जगत में अभी तक इसके चांसेस बहुत कम हैं। रीज़न वही है कि पूरी सभ्यता कैपिटलिस्ट लोगों के चंगुल में है। जब तक वो अपने कोशिशों में किसी एक क्लाइमैक्स तक पहुंचकर निराश न हो जाए और समाज को, बल्कि पूरी पृथ्वी को बहुत ही बदहाली के रास्ते तक न ले जाए, तब तक एक नया चिंतन सामूहिक जगत में शुरू नहीं होगा। ये मेरी अपनी राय है कि जब तक ये वैश्य इस हद तक न गुजर जाए कि चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम दिखाई देगा, महसूस होगा, जब वैल्यूज़ इतने गिर जाएंगे और केवल धन की बात होगी, रास्ता पूछने वाला व्यक्ति भी धन मांगना शुरू होगा, और जिनके पास धन नहीं है वो अराजक तरीके से जिएंगे और पैसे वालों के घरों पर भी पत्थर मारना शुरू करेंगे। ऐसी जो स्थिति आएगी, तब हमें एक नए विचार, नए आदर्श की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो तब तक के लिए हमें सहना होगा, यही मैं कह सकता हूँ। तब तक के लिए हमें युवाओं के इस बदलते हुए मिजाज को झेलना पड़ेगा। तब तक सोशल मीडिया में जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं उसको हमें टॉलरेट करना होगा, लेकिन आवाज़ भी उठानी होगी कि यहाँ कुछ सेंसरशिप, यहाँ कुछ ऐसे नियम कानून आए कि हम किसी भी तरह की जो बाउंड्री है उसको क्रॉस न करें। ये इस विषय पर मेरे अपने कुछ विचार हैं। देखने सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।